Everyone, welcome back to this channel. In this video, I am going to cover anti-epileptics. In the previous two videos, I have already covered anesthesia and muscle relaxant. So मैंने प्रॉपर पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है इन विच आई हैव एडेड ऑल द वीडियो साइड बाय साइड. सो यू कैन बाय लाइक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो if you want to refer if you want to cover other topics and you can refer to that playlist. The name of the playlist is pharmacology semester 4th. ठीक है, तो let's directly jump to the topics. तो एंटी एपिलेप्टिक्स मतलब ऐसे ड्रग्स जो हम एपिलेप्सी वाले पेशेंट्स को देंगे. सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए एपिलेप्सी क्या है एंड सीजर्स क्या होता है. सबसे पहले आओ सीजर्स पे. होता क्या है, जब हमारे नर्वस सिस्टम में मल्टीपल न्यूरोनल फायरिंग हो रही है. नॉर्मल न्यूरोनल सिग्नल नहीं आ रहा, नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं आ रहे, काफ़ी सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आ रहे हैं. मतलब कि व्हेन देयर इज हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, तब होगा क्या, अब नॉर्मली तो इतने सारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहे हैं, बॉडी उनको क्या करेगी पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करूँ, तो जर्की मूवमेंट्स होनी स्टार्ट हो जाती है, इनवॉलंटरी जर्किंग मूवमेंट्स. तो उनको हम कहते हैं सीजर्स. एंड व्हेन देयर आर मल्टीपल एपिसोड्स, बार बार सीजर्स आ रहे हैं, बार बार सीजर्स आ रहे हैं, तब हम उस टर्म को यूज़ करते हैं, दैट इज नॉन एज एपिलेप्सी. तो हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स मतलब मल्टीपल इलेक्ट्रिकल फायरिंग्स के कारण जो कंडीशन अराइज होती है, दैट इज नॉन एज seizure. And when there are multiple episodes of seizure, then that is known as epilepsy. And to treat that condition, the drugs used are anti-epileptics. तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. तो ध्यान से समझना, बहुत ईजी टॉपिक है. सबसे पहले एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर द मेडिसिन्स यूज्ड टू प्रिवेंट और रिड्यूस सीजर्स इन पेशेंट्स विद एपिलेप्सी. क्लियर? एपिलेप्सी क्या है? इट इज़ अ क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स. यही मैं कह रही थी, एपिलेप्सी में क्या हो रहा है, रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ सीजर्स. क्यों हो रहा है ऐसा? ड्यू टू एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन. हमारे ब्रेन में कॉन्टिन्यूसली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बन रहे हैं. वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारी मसल को सिग्नल भेजी जा रहे हैं, तो मसल क्या करेगी, ऑटोमेटिकली जर्की मूवमेंट शो करेगी. उन्हीं को ही हम क्या कहते हैं, सीजर्स. सो इंट्रोडक्शन में मैंने बताया द मेन गोल ऑफ एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी. पहला क्या है, टू कंट्रोल सीजर्स कंप्लीटली. दूसरा, मेंटेन नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ. तीसरा, मिनिमाइज ड्रग साइड इफेक्ट्स. कि हम ऐसे कुछ भी ड्रग्स ना दें, हम सीधा एंटी एपिलेप्टिक्स देंगे तो वो सीधा उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेगी, तो साइड इफेक्ट्स कम हो जाएंगे. नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ क्लियर है तुम्हें, क्योंकि अगर पेशेंट को पता है, अगर एक एपिलेप्सी वाला पेशेंट होता है तो उसके लिए जो नॉर्मल मतलब कि वो नॉर्मली जो सब कुछ कर सकते हैं, जैसे ड्राइविंग वगैरह या कुछ भी है, उसको पता है कि ये चीज़ें ट्रिगर कर सकती है अभी मुझे, तो या वो अकेले नहीं ड्राइव कर सकता, तो वो नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ को थोड़ा मेंटेन करने के लिए हम एंटी एपिलेप्टिक्स देते हैं. अब एंटी एपिलेप्टिक्स वर्क कैसे करते हैं, ये 3 मैकेनिज्म है. इन्हीं 3 मैकेनिज्म पे फर्दर 3 टाइप्स है. यहाँ से समझ लो इसको. एंटी एपिलेप्टिक्स वर्क बाय स्टेबलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स. वो जो इतनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन में हो रही है, तो उनको स्टेबलाइज करके ही एंटी एपिलेप्टिक्स वर्क करते हैं. एंड वो उसको स्टेबलाइज कैसे करते हैं, इन 3 चीज़ों के थ्रू उसको स्टेबलाइज करेंगे. पहला, रिड्यूसिंग एक्साइटेबिलिटी, कि वो इतने एक्साइट हो ही ना, इतने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस ही ना करें. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कब नहीं प्रोड्यूस होंगे, जब सोडियम पोटेशियम कैल्शियम चैनल ओपन क्लोज ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पर पंपिंग होती है तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनता है. तो बस हमने उसको बनने ही नहीं देंगे, हम सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे. दूसरा, इनहेंसिंग इनहिबिशन, बन रहे हैं पर हम उसको इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे. वो कैसे, मैंने तुम्हें बताया पिछली वीडियोस में, एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटरिक एसिड, गाबा. तो उसको इनहिबिट करने के लिए हम एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर यूज करेंगे, गाबा, तो उसके रिलीज को इनहेंस करवा के. तीसरा, बाय रिड्यूसिंग एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन, बन रहा है ठीक है, बट हम उसको ट्रांसमिट ही नहीं होने देंगे. वो कैसे, ग्लूटामेट एक्टिविटी को डिक्रीज करवा के. अभी ये ग्लूटामेट क्या है वो सब कुछ अभी हम आगे देखते हैं. क्लियर हो गया? कैसे, या तो हम वो एक्साइट ही ना हो उसको, या उसको इनहिबिट करवा के, दूसरा उसकी ट्रांसमिशन ही नहीं होने देंगे. अब आती है डेफिनेशन. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स आर द मेडिकेशन यूज्ड टू प्रिवेंट और रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ सीजर्स बाय स्टेबलाइजिंग द न्यूरोनल एक्टिविटी इन द ब्रेन. वही जो भी हमने तक देख लिया. पर्पसेस क्या है, वही 3 अभी हमने पढ़े. एपिलेप्टिक सीजर्स को रिड्यूस करना, प्रिवेंट करना, ड्रग के साइड इफेक्ट्स को रिड्यूस करना, नॉर्मल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए. एंड जो एंटी एपिलेप्टिक्स होते हैं वो न्यूरोपैथिक पेन, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड माइग्रेन के केस में भी देते हैं. याद रखना, न्यूरोपैथिक पेन, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड माइग्रेन के केसेस में. अब आती है मेन चीज़. मैंने तुम्हें अभी 3
चीज़ें बताई ना कि कैसे जो ये वर्क कर रहे हैं, है ना, उन्हीं बेस पे मैंने कहा था क्लासेस है। या तो सोडियम चैनल ब्लॉक करके, तो फिर एक क्लासिफिकेशन है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल अगर ब्लॉक करके हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं तो फिर एक क्लास कौन सी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर हम गाबा जो कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके रिलीज को इनहेंस करवा के उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं तो गाबा इनहेंसर्स। एंड फोर्थ इज ग्लूटामेट इनहिबिटर्स। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब इनके अंडर ये तो क्लास है ना, इन क्लासेस में जो ड्रग्स आती है वो याद करना है। सबसे पहले तो जिनमें जो इजी है मैं तुम्हें वो याद करा रही हूँ। एक तो तुमने सोडियम चैनल ब्लॉकर, ये तो पहली है, इसको तो याद कर लो। इसमें फेनिटोइन पीसीएल आते हैं। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में पीसीएल आता है, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, लेमोट्रिजिन। ठीक है, ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में एक ही आता है, इथोसक्सीमाइड। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में। गाबा इनहेंसर्स में बेंजोडाइजिपीन्स, वेलप्रोएट, फिनोबार्बिटोल आता है। ग्लूटामेट में मेट इसके पीछे भी मेट है, इनके ड्रग्स के पीछे मेट है, टोपिरामेट, फेल्बामेट। क्लियर है, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे। देखो ये तो दो इजी है, ये दो इजी है, वैसे ही पहले याद हो जाएंगे। ये मेट वाले ही हैं, ये बीच में याद कर लो। उसके बाद ये मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स इन तरीकों से वर्क करते हैं, यही उनके मैकेनिज्म है। या तो वो सोडियम चैनल ब्लॉक कर दिया अगर उन्होंने, उसके अगर सोडियम चैनल ब्लॉक हो गए तो न्यूरोनल फायरिंग ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी, एक्सेसिव एक्साइटेशन भी नहीं होगी। तो ये हम कब देते हैं यूज, स्पेशली इन टोनिक क्लोनिक सीजर्स। एक बारी बस याद करो ये, क्योंकि मैंने अभी एक एक ड्रग तुम्हें बताने हैं, तब तुम्हें पता चल जाएगा टोनिक क्लोनिक सीजर में हम सोडियम चैनल ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं। ऐसे करके अभी तुम्हें पता चल जाएगा। एक बार यहाँ पर बस देख लो, मैं सब बताऊंगी कि ये टोनिक क्लोनिक सीजर में सोडियम चैनल ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं, एब्सेंट सीजर में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्यों दे रहे हैं। एक बारी बस देखो मैं क्या बोल रही हूँ। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये क्या करते हैं, ये कैसे वर्क कर रहे हैं, इनहिबिट टी टाइप कैल्शियम चैनल्स इन थैलेमिक न्यूरॉन। तो थैलेमस हमारा एक ब्रेन में पार्ट होता है, उनमें जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं हम उनको कहते हैं ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल्स। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं वैसे, मतलब नॉर्मली क्या होता है, अगर अच्छा खासा पीछे से सिग्नल मिले ना तभी कैल्शियम चैनल ओपन होते हैं, फर्दर सिग्नल ट्रांसमिट होता है। बट ये जो है ना ट्रांजिएंट टाइप कैल्शियम चैनल जो हमारे थैलेमस में, इनको अगर थोड़ा सा भी स्मॉल सा लो वोल्टेज सिग्नल भी मिल गया ना, इन्होंने काफ़ी अच्छा आगे इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कर देनी है। तो ये उन कैल्शियम चैनल्स जो कि थैलेमिक न्यूरॉन्स के कैल्शियम चैनल्स को इनहिबिट करता है, जिसके कारण वो रैपिड फायरिंग नहीं होगी एंड इट इज़ यूज्ड इन एब्सेंट सीजर्स। फिर आता है गाबा इनहेंसर्स, वो तुम्हें पता ही है कि इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। गाबा सिंथेसिस ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, न्यूरोनल फायरिंग इनहिबिट हो जाएगी। इसका एक कामिंग इफेक्ट है ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आता है ग्लूटामेट इनहिबिटर्स, ये एन मिथाइल डी एस्पार्टेट वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है एंड जिसके कारण न्यूरोट्रांसमिशन, अगर ये रिसेप्टर्स जिन्होंने सिग्नल रिसीव करना था वही ब्लॉक हो गए तो आगे, अगर वो ब्लॉक ही हो गए तो उन्होंने रिसीव किया सिग्नल, नहीं किया। अगर रिसीव ही नहीं किया तो आगे भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। तो ऑटोमेटिकली ग्लूटामेट इनहिबिटर्स क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। सिग्नल बन रहा है पर ये ट्रांसमिट ही नहीं होने दे रही। वही हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी ना, एक तो एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस करवा के, दूसरा उनको इनहिबिट करा के, तीसरा न्यूरो ट्रांसमिशन होने ही नहीं देनी, ऐसे। तो यही वो चीज़ें हैं, बाकी ये मैं तुम्हें बता देती हूँ आगे। अब ये तो थी, दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, कि कैसे वो वर्क कर रहे हैं। अब ये है कॉम्प्रीहेंसिव क्लासिफिकेशन, एक फुल क्लासिफिकेशन। इसके लिए ट्रिक है हिज, PCN, BD, तुम कुछ और भी बना सकते हो, मुझे ये इजी लगी तो मैंने बनाई हिज, PCN, BD, तो H से क्या है, सबसे पहले हाइडेंटोइन, फिर I से है इम्यूनोस्टिलबीन, फिर S से सक्सिनिमाइड, फिर हिज PCN, P से फिनाइल ट्रायोजीन, C से साइक्लिक गाबा एनालॉग्स, N से न्यूअर ड्रग्स, फिर B से बेंजोडाइजिपीन्स, फिर आगे D से डीऑक्सीबारबिट्रेट्स, फिर AB रह गया, A से एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड B से बारबिट्रेट्स। नाम याद कर लो, ट्रिक वही है, ठीक है। उसके बाद जो आगे ये है क्लासेस ऑफ ड्रग्स, इनके अंदर जो ड्रग्स आते हैं, बारबिट्रेट का इजी है फिनोबार्बिटोन, डीऑक्सीबारबिट्रेट्स के अंदर आता है प्राइमिडोन, हाइडेंटोइन के अंदर भी इजी है फेनिटोइन, फॉस्फेनिटोइन, इजी हो गया। ये दो तो याद हो गए होंगे, बारबिट्रेट के अंदर फिनोबार्बिट्रेट, बारबिटोन सॉरी, हाइडेंटोइन, फेनिटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन, ये भी इजी है। उसके बाद ये याद कर लो, डीऑक्सीबारबिट्रेट्स में आता है प्राइमिडोन। यहाँ तक क्लियर, 3 क्लियर। अब आगे आ जाओ, ये वाला इजी है, पहले इजी करते हैं। सक्सिनिमाइड, इथोसक्सीमाइड, इजी। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड,
वेलप्रोइक एसिड। पता है ना मैं क्या बता रही हूँ, दीज आर द क्लासेस ऑफ ड्रग्स और वो उनके अंदर एग्जांपल्स है, उस क्लास में कौन कौन से ड्रग आ रहे हैं इंपॉर्टेंट वो बता रही हूँ मैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वेलप्रोइक एसिड, एसिड एसिड इकट्ठा, सक्सिनिमाइड, इथोसक्सीमाइड, इजी। ये रह गया इम्यूनोस्टिलबीन, इसके अंदर आता है कार्बामाजिपिन, बीन से याद कर लो, कार्बामाजिपिन। अब यहाँ तक ये सारे क्लियर। बार्बिट्रेट, फिनोबार्बिटोन, डीऑक्सीबार्बिट्रेट, प्राइमिडोन, हाइडेंटोइन, फिनोटोइन एंड फॉस्फेनिटोइन, इम्यूनोस्टिलबीन, कार्बामाजिपाइन, सक्सिनिमाइड, इथोसक्सीमाइड, एल्फेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वेलप्रोइक एसिड। आगे बेंजोडाइजिपीन्स, क्योंकि ये हमने आप पीछे वाले ड्रग्स में भी पढ़े हुए हैं, तो बेंजोडाइजिपीन्स में आता है कोलेंजेपैम, लोरेजेपैम, डायजेपैम, ये तो तुम्हें पहले याद हो गए होंगे। फिर आता है फिनाइल ट्राइजीन, फिनाइल ट्राइजीन में आता है लिमोट्रिजीन, ठीक है, ट्राई याद कर लो। साइक्लिक गाबा एनालॉग्स में गाबा से यह गाबापेंटिन, प्री गैबलिन एंड न्यूअर क्लास ऑफ ड्रग्स। आई होप मैंने तुम्हें यहाँ पर थोड़ा बहुत एटलीस्ट 50% तो कुछ ना कुछ तो याद हुआ होगा यहाँ से, बाकी तुम खुद रट्टे मारना है इसके तो मार लेना। उसके बाद आता है स्पेसिफिक्स ऑफ मेजर एज ने भी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो मेन है, अब उनकी हम स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैंने हर जगह पे मतलब लास्ट में मैंने जो भी तुम्हें ये टेबुलर फॉर्मेट में कराऊंगी, ठीक है, ताकि क्योंकि वैसे तुम्हें पता है कंबाइंड क्या, तुम्हें मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, मैंने तुम्हें बाद में कंबाइंड इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, ड्रग इंट्रैक्शंस, एडवर्स इफेक्ट अकॉर्डिंग टू सिस्टम, वो सारा कुछ तो मैंने बताना ही है। बट जो मेन चीज़ है तुम्हें हर एक ड्रग के बारे में पता होनी चाहिए कि ये ड्रग इस रीजन पे तो देनी ही देनी है, कि अगर पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल नियोनेटल सीजर्स है, नियोनेटल सीजर्स के केस में ये ड्रग देना है, तो वो तुम्हें जो स्पेसिफिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो तुम्हें अब पता चलेंगी, ठीक है। तो उनको याद कराने के लिए मैंने यहाँ पर लास्ट में ट्रिक भी बताई है, तो वो तुम देख लेना। तो सबसे पहले फर्स्ट वन इज जो इंपॉर्टेंट 6 ड्रग्स मैंने कवर किया था, फर्स्ट वन इज फेनिटोइन। तो जो फेनिटोइन है उसका मैकेनिज्म याद है, पीसीएल, फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, लैमोट्रिजिन, ये 3 थे ना। ये 3 कौन थे सोडियम चैनल ब्लॉकर। सो इनका मैकेनिज्म यही है कि ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक कर देंगे, जिसके कारण फर्दर डीपोलराइजेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाएंगे ही नहीं, ये इनका मैकेनिज्म था। उसके बाद इंडिकेशंस, सो फोकल सीजर्स, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स, इन 2 केसेस में देते हैं। सबसे पहले फोकल सीजर्स क्या होते हैं, फोकस वर्ड समझते हो ना, तो हमारे ब्रेन के एक स्पेसिफिक फोकस, एक स्पेसिफिक पॉइंट से जब हाइपर एक्साइटेबिलिटी निकलती है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक स्पेसिफिक पॉइंट से निकलते हैं और वो सीजर्स कॉज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं फोकल सीजर्स, ठीक है। एक स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया ऑफ ब्रेन से जब ये चीज़ स्टार्ट हो, तो उनके केस में। दूसरा जनरलाइज मतलब पूरे ब्रेन में से, वहाँ पर एक स्पेसिफिक फोकस, एक स्पेसिफिक लोकलाइज्ड एरिया से सिग्नल निकल रहे थे, पर यहाँ पर जो 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, दोनों में से निकल सकते हैं, दोनों में से निकल रहे हैं, तो वो उसको हम कहते हैं जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर्स। ये हमने एचएन में देखा है टोनिक क्लोनिक सीजर्स क्या होते हैं, मैं वो यहाँ पर ये बात नहीं कर रही। बट जनरलाइज्ड क्या एंड फोकल सीजर्स क्या है, क्लियर हो गया, इतना समझ आ गई। तो इन दोनों केसेस में देते, क्यों देते हैं ये फेनिटोइन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि फेनिटोइन क्या एक्शन है कि ये सोडियम चैनल्स ब्लॉक कर रहा है। तो इन दोनों के केसेस में भी तो यही होगा, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स निकल रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो ना बने, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ना बने, तो हम सोडियम चैनल्स ब्लॉक कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ फेनिटोइन। द फर्स्ट इज साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया क्या होता है, जब हार्ट रेट कम हो, तो देखो अगर पर्सन को पहले से ब्रेडिकार्डिया, ऊपर से हम सोडियम चैनल ब्लॉकर दे रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत है उसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके रिदम मेंटेन कर रही थी वो भी नहीं करेगी, क्योंकि उनको भी तो सोडियम चैनल चाहिए, उनको भी तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल चाहिए, तभी तो हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, रिदम मेंटेन होगा। तो अब ब्रेडिकार्डिया के केस में हम सोडियम चैनल ब्लॉकर देंगे तो वो भी नहीं होगा। दूसरा हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक एक टर्म है, उसको तुम्हें बताना क्या होता है हार्ट ब्लॉक। जैसे फॉर एग्जांपल जब कंडक्शन नहीं प्रॉपर हो रही, सिग्नल्स की कंडक्शन हार्ट में प्रॉपर नहीं हो रही, तुम्हें पता ना हार्ट का अपना कंडक्शन सिस्टम होता है, एवी नोड, एसए नोड, बंडल ऑफ पुरकिंजे फाइबर्स। तो जब फॉर एग्जांपल एसए नोड से एवी नोड सिग्नल ही नहीं आ रहा, तो उसका क्या मतलब है, हार्ट ब्लॉक हुआ पड़ा है। तो अगर पर्सन को पहले ही हार्ट ब्लॉक है, सिग्नल तो आ ही नहीं रहा, डिलेड सिग्नल आ रहा है एसए नोड टू एवी नोड, ऊपर से हम फिर से सोडियम चैनल ब्लॉकर्स दे रहे हैं, तो वो तो कंडीशन सीवियर हो जाएगी, पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो एक वो प्रेगनेंसी के केस में टेराटोजेनिक का मतलब होता है बर्थ डिफेक्ट्स। तो प्रेग्नेंट वुमेन के केस में हम नहीं देते, ये बर्थ डिफेक्ट्स कॉज करता है इन द चाइल्ड। फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट पैलेट, फॉर एग्जांपल माइक्रोसिफेली, फॉर एग्जांपल ग्रोथ रिटार्डेशन। समझ आ गया। उसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स इसके क्या है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया, ये कॉज करता है कैसे, तो जो फेनिटोइन है ना, याद रखना फेनिटोइन क्या करता है, गम्स में कोलाजन प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, जिसके
कारण हाइपरप्लेजिया होता है। सेकंड, हिरसुटिज्म, ये क्या होता है जब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन द बॉडी, उसको कहते हैं हिरसुटिज्म। ऐसा क्यों? क्योंकि फेनेटोइन का एक और काम है, ये एक्शन है, गंदा एक्शन है कि ये क्या करता है, एंड्रोजन मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है। एंड्रोजन एक मेल सेक्सुअल हॉर्मोन्स है, तो अगर एंड्रोजन से इंक्रीज हो जाएंगे तो हेयर ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, लीडिंग टू हिरसुटिज्म। ये कौन कर रहा है एंड्रोजन की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज? फेनेटोइन। फिर आता है अटैक्सिया। अटैक्सिया समझते हो ना, इम्बैलेंस गेट, अटैक्सिक पोस्चर हम कहते हैं ना, अटैक्सिक गेट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमारे जो ब्रेन में पार्ट होता है सेरिबेलम, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, उसको अफेक्ट कर देता है फेनेटोइन। निस्टैग्मस अगेन सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, तो निस्टैग्मस कॉज होता है। एंड ऑस्टियोपीनिया, ये क्यों हुआ? क्योंकि ये ना विटामिन डी मेटाबॉलिज्म फेनेटोइन इंक्रीज करता है, इसलिए हो गया। यूजेस क्या थे फिर? क्या यूजेस हैं? यही इनकी जो इंडिकेशन है वही इनके यूजेस है, सीजर कंट्रोल करने के लिए एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस की कंडीशन में। स्टेटस एपिलेप्टिकस मतलब कि एपिलेप्सी है बट एक्यूट वाली, सीवियर वाली, मतलब जो इमरजेंसी वाली, जो इमरजेंसी कंडीशन है उसको हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस, सेम जैसे स्टेटस अस्थमेटिकस होता है। तो ये डोज है, डोज मैंने वैसे सबकी इकट्ठी एक टेबल में बनाई है, तो तुम उसका स्क्रीनशॉट लेना, इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। तो समझ आ गया, फेनेटोइन एक सोडियम चैनल ब्लॉकर था, फोकल सीजर, जनरलाइज टोनिक-क्लोनिक सीजर्स में देते थे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्यों है और कौन सी है, समझ आ गया। उसके बाद आता है कार्बामाजिपिन। तो जो ये वाला है इसका ये भी सेम है, क्योंकि है तो ये भी सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, तो ये भी हम टोनिक क्लोनिक सीजर्स के केस में, फोकल सीजर्स के केस में देते हैं। दोनों के केस में, जो पीछे हमने दो पढ़े उनके केस में तो देते ही हैं। उसके अलावा और चीज़ें ऐड किया, एक तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, एक बाइपोलर डिसऑर्डर, तो इन केसेस में भी हम देते हैं। तो अगर तुम्हें यहाँ पर ना याद रहे कि ये किस केस में दे रहे हैं, ये किस केस में दे रहे हैं, तो इसके लिए मैंने पिक ऐड की हुई है। फेनेटोइन याद है हमने क्या पढ़ा, टोनिक क्लोनिक एंड फोकल सीजर्स के केस में। एक होते हैं एब्सेंट सीजर्स, तो उनके केस में हम नहीं देते। फिर स्टेटस एपिलेप्टिकस के केस में भी देते हैं, सेरिबेलर साइड इफेक्ट जैसे उनके केसेस में भी दे देते हैं। तो ये यहाँ पर इतना क्लियर हो गया, फेनेटोइन क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं कार्बामाजिपिन। अभी तक हमने पढ़ा टोनिक क्लोनिक एंड फोकल, दोनों के केस में देते हैं। एंड एक्चुअली जो कार्बामाजिपिन है, इट इज अ फर्स्ट लाइन ड्रग इन केस ऑफ टोनिक क्लोनिक एंड फोकल सीजर्स। अगेन ये भी एब्सेंट सीजर्स के केस में नहीं देते। एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, अभी हम पढ़ रहे थे ना, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, उनके केस में भी देते हैं। तो मैंने तुम्हें टोनिक क्लोनिक एंड फोकल सीजर तो बता दिए, मैं तुम्हें एब्सेंट सीजर्स के बारे में भी बता देती हूँ। एब्सेंट सीजर पता है एक ऐसे का मतलब एक ऐसे की टाइप है सीजर की, इसमें क्या होता है, पर्सन ना गिरता है ना उसमें जर्की मूवमेंट होता है, पर्सन बस बैठे का बैठा ही रह जाता है, एक जगह पे बस स्टेयर ही करता रहता है, देखते ही रहता है, पूरा अनकॉन्शियस हो जाता है, उसका इन्वायरमेंट से कनेक्शन ही लॉस हो जाता है, बस बैठे का बैठा रहता है, देखते ही रहता है, देखते ही रहता है। और जब वो स्टेज से बाहर निकलता है उसको कुछ याद भी नहीं होता कि उसके साथ ऐसा हुआ था, तो उसको कहते हैं एब्सेंट सीजर्स। तो कार्बामाजिपिन भी हम एब्सेंट सीजर के केस में नहीं देते, फेनेटोइन भी नहीं देते। तो मैंने अभी तुम्हें दो कराए, तो इन दोनों की यहाँ से रिवीजन होगी, ठीक है। तो वापस चलते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, बोन मैरो सप्रेशन एंड मायो इनहिबिटर्स। ये मायो इनहिबिटर्स ट्रीटमेंट है, ये अगर किसी को मायो इनहिबिटर्स दे रहे हैं तो उनके केस में देते हैं, इनको समझो। तो सबसे पहले बोन मैरो सप्रेशन के केस में हम नहीं देते, क्यों? क्योंकि अगर पर्सन की बोन मैरो ऑलरेडी सप्रेस्ड है, ऊपर से हम इसको दे ही जा रहे हैं कार्बामाजिपिन को, तो अब क्या होगा, सारे जो ब्लड डिस्क्रेसियास होते हैं, अप्लास्टिक अनीमिया हो सकता है, अग्रेनुलोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया हो सकता है, तो बोन मैरो डिसऑर्डर्स के केस में कार्बामाजिपिन नहीं देते। ये एक तरह का ड्रग है जो हम पर्सन को देते हैं, तो जिन पर्सन को ऑलरेडी मायो इनहिबिटर्स हम दे रहे हैं उनके केस में फिर हम कार्बामाजिपिन नहीं देते। समझो क्यों, मायो मतलब कि मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, तो ये एक तरह के ड्रग्स होते हैं जो कि सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, नॉरेड्रेनालिन हो गया, इनको इंक्रीज करते हैं। एंड जो कार्बामाजिपिन होता है ना, उसका भी सेम एक्शन होता है, वो भी इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज करता है हमारे ब्लड में। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स पता क्या कॉज कर सकते हैं, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कॉज कर सकते हैं, सीएनएस को कंप्लीटली डिप्रेस कर सकते हैं। तो अगर पहले ही मेयो इनहिबिटर्स हम दे रहे हैं उसको कि मेयो इनहिबिटर्स वो तीन चीजें कॉज कर सकते हैं, ऊपर से हम कार्बामाजिपिन भी दे रहे हैं जिसका भी सेम एक्शन ही है एज मायो इनहिबिटर्स, तो पर्सन तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस में चला जाएगा, उसको सेरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, या सीएनएस कंप्लीटली डिप्रेस हो सकता है। तो इसलिए अगर पहले पर्सन को मायो इनहिबिटर्स चल रहे हैं तो हम कार्बामाजिपिन नहीं देते, क्योंकि दोनों का सेम एक्शन है, ठीक है, दोनों ही सेम एडवर्स इफेक्ट शो कर रहे हैं। यूजेस, तो इसका बेसिक जो मैंने अभी तुम्हें रिवीजन के वक्त बताया था कि फोकल एंड टोनिक क्लोनिक सीजर्स में इट इज यूज्ड एज अ फर्स्ट लाइन ड्रग। फिर अगेन डोसेज वहां से कर लेना। आता है नेक्स्ट वेल्प्रोएट, जिसको हम सोडियम वेल्प्रोएट या वेल्प्रोइक एसिड भी कहते हैं।
उसके ये क्या था, अब जो वेल्प्रोएट हो गया, बेंजोडाइजिपीन्स, ये सब कौन थे, ये गाबा इन्हेंसर्स थे। तो मैंने तुम्हें जो पीछे फ्लो चार्ट करवाया था ये वाला, तो ये देखो बेंजोडाइजिपीन्स, वेल्प्रोएट, फिनोबार्बिटोल, ये कौन थे, गाबा इनहेंसर। ये क्या करेंगे, अब गाबा एक्टिविटी इंक्रीज करेंगे। गाबा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। तो बस हमें यही चाहिए कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनहिबिट हो जाए ताकि सीजर्स ना हो पर्सन को। तो बस ये गाबा, एक तो गाबा एक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, दूसरा ये सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक करता है। तो अगेन इसके दो फंक्शन है वेल्प्रोएट के, इसीलिए क्योंकि इसके दो फंक्शन है, एक तो ये गाबा एक्टिविटी इंक्रीज कर रहा है, दूसरा ये सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स को भी ब्लॉक कर रहा है, इसलिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स में। मतलब ये टोनिक क्लोनिक सीजर्स में भी यूज हो रहा है, ये जो एब्सेंट सीजर्स है उनके केस में भी यूज हो रहा है, उसके अलावा जो फोकल सीजर्स हैं उनके केस में भी, बाइपोलर डिसऑर्डर के केस में भी, माइग्रेन के केस में भी, ये इन सब में यूज हो रहा है। तीनों के तीनों टाइप्स ऑफ सीजर्स में, बाइपोलर एंड माइग्रेन, इन सभी में यूज हो रहा है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, याद रखना। कॉन्ट्राइंडिकेशन, सो वेल्प्रोएट जो मेन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जो एमसीक्यू में भी आ सकती है, इट इज़ अ हिपैटोटॉक्सिक ड्रग। ये हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद जो इसका मेटाबोलाइट बनता है वो हमारे हिपैटोसाइट्स को डैमेज कर देता है, तो इसका हिपैटोटॉक्सिक इफेक्ट है, याद रखना। सो ऑलरेडी अगर किसी को लिवर डिसीज है फिर तो वो पर्सन गया, अगर हमने ऊपर से उसको वेल्प्रोएट दे दिया। दूसरा, प्रेगनेंसी के केस में ये क्या कॉज कर रहा है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कॉज कर रहा है, तो ना ही हम उस केस में इसको देते हैं। उसके बाद देखो एडवर्स इफेक्ट्स। पहला एडवर्स इफेक्ट इसका क्या है, हिपैटोटॉक्सिसिटी। वही मैंने तुम्हें भी बताया कि हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है क्योंकि इसके टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं जो हमारे हिपैटोसाइट्स को अफेक्ट करते हैं। दूसरा, वेट गेन। वेट गेन क्यों हो रहा है, अगर पर्सन वेल्प्रोएट खा रहा है तो उसका वेट गेन होता है, ऐसा क्यों, बिकॉज वेल्प्रोएट कॉज इंक्रीज इन एपेटाइट एंड एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म, इसलिए। थर्ड, ट्रेमर्स कॉज कर रहा है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो वेल्प्रोएट है चाहे ये बहुत अच्छा है, सभी तरह के सीजर्स पे ये यूजफुल है, बट कहीं ना कहीं ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इफेक्ट कर रहा है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कहीं ना कहीं एज अ साइड इफेक्ट ये कॉज कर रहा है, जिसके कारण जो ट्रेमर्स आ सकते हैं पर्सन को। क्यों साइड इफेक्ट कॉज कर रहा है, क्योंकि देखो ये कितना गाबा विच इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, उसका इतनी इंक्रीज इतना ज़्यादा कर रहा है, इतना ज़्यादा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कॉज करता है। उसके बाद हेयर लॉस, ऐसा क्यों, क्योंकि वेल्प्रोएट अगर कोई पर्सन खा रहा है तो उसमें जिंक एंड सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वेल्प्रोएट के केस में हेयर लॉस भी होता है। यूज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है ये। उसके बाद आता है फिनोबार्बिटोन। जो फिनोबार्बिटोन है, याद रखना, नियोनेटल सीजर्स, किसी छोटे बच्चे में जब सीजर्स आते हैं तो जो बेस्ट ड्रग यूज होता है दैट इज फिनोबार्बिटोन, ठीक है। अब इनहेंसेस गाबा रिसेप्टर एक्टिविटी, वो तुम्हें क्लियर है, ये भी गाबा रिसेप्टर में ही था, फिनोबार्बिटोन था और वेल्प्रोएट था ना। इन इंडिकेशंस, तो ये भी जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर, फोकल सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिकस एंड मेन नियोनेटल सीजर्स पे काम आ रहा है। तो तीनों तरह के सीजर, बट यहाँ से ध्यान रखना एब्सेंट सीजर्स में हम फिनोबार्बिटोन को नहीं दे रहे। एक बात बताऊँ, स्टेटस एपिलेप्टिकस जो कि मैंने तुम्हें बताया कि एक इमरजेंसी कंडीशन है ना, तो जब भी स्टेटस एपिलेप्टिकस में हमने कोई भी ड्रग देना होता है तो हमेशा आईवी देते हैं ताकि वो क्विकली जाए हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में को काम करे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके काम करते हैं। एंड अब फिनोबार्बिटोन को नियोनेट्स के केस में क्यों यूज करें, क्योंकि बाकी क्यों नहीं, कोई और क्यों नहीं करे, वेल्प्रोएट पड़ा वो तो इतना अच्छा ड्रग था, उसको क्यों नहीं किया, फेनिटोइन पड़ा उसको क्यों नहीं किया, फिनोबार्बिटोन ही क्यों करते हैं, क्योंकि मेन चीज़ पता क्या है, क्योंकि जो एक नियोनेट होता है उसके जो लिवर एंजाइम्स होते हैं अभी इमेच्योर होते हैं, एंड जो वो ड्रग्स है वो भी तो पड़ा वेल्प्रोएट हिपैटोटॉक्सिक है, तो वो तो लिवर डैमेज कर सकता है नियोनेट का, बट ऑन द अदर हैंड जो फिनोबार्बिटोन है इसके माइल्ड से बहुत कम साइड इफेक्ट होते हैं ऑन द लिवर, सो इट इज अ सेफर ड्रग एज कम्पेयर टू दो। सो फिनोबार्बिटोन इज यूज्ड इन केस ऑफ नियोनेटल सीजर्स। उसके बाद जो इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपर सेंसिटिविटी, तो ऑलरेडी ये सीएनएस डिप्रेसेंट ही तो है, ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस ही तो कर रहे हैं। अगर किसी को पहले ही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है ऊपर से हम ये दे ही जा रहे हैं तो पर्सन तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में चले जाएगा, उसका तो कोई चीज़ लंग्स वगैरह काम ही नहीं करेंगी, तो इसलिए हम नहीं देते। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन एक्चुअली तुम सभी में लिख सकते हो, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी भी सभी की कॉन्ट्राइंडिकेशन है, वो मैं तुम्हें कहा ना कि एक बार मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ, बाद में कंबाइंड बताऊंगी, मैं तभी भी इंक्लूड करूंगी इनको। हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है इसके कारण, वो तो चलो किसी की भी हो सकती है।
एडवर्स इफेक्ट्स देखो, सबसे पहले सिडेशन, ऐसा क्यों? क्योंकि इट इज़ अ CNS डिप्रेसेंट, जो भी हम सारे ड्रग्स पढ़े हैं दे आर CNS डिप्रेसेंट। तो अगर अबव थेराप्यूटिक डोज इसका लेवल हमारी बॉडी में चला जाए तो ये क्या करेगा, परमानेंट तो नहीं, टेम्पररी लेथार्जी, ड्राउजीनेस, या मतलब ऐसे पर्सन को थोड़ा जो स्लीप इंड्यूस्ड स्टेट में कर सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट जो फिनोबार्बिटोन का है। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ CNS डिप्रेसेंट। दूसरा, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, क्योंकि हमारी जो ब्रेन के दो रीजन्स होते हैं, कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस, तो जो फिनोबार्बिटोन होता है वो ही जो कॉर्टेक्स एंड हिप्पोकैम्पस है उनके फंक्शन को इंटरप्ट करता है, जिसके कारण मेमोरी प्रॉब्लम्स या कॉग्निटिव डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, डिपेंडेंस हो सकती है, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड रैशेस एज हाइपर सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो यूजेस, लॉन्ग एक्टिंग, ये एक फिनोबार्बिटोन एक लॉन्ग एक्टिंग AED है, एंड स्पेशली इन रिसोर्स लिमिटेड सेटिंग्स एंड यूनिट्स के केस में। उसके बाद फिफ्थ वन, प्रिमिडोन। अगर तुम्हें फिनोबार्बिटोन याद है, सिमिलर है प्रिमिडोन, सेम ये भी गाबा एक्टिविटी को इनहेंस कर रहा है, ये भी फोकल जनरलाइज सीजर्स के केस में दे रहे हैं, एंड इसेंशियल ट्रेमर्स के केस में। इसेंशियल का मतलब समझते हो ना, कोई और कारण नहीं है, कोई भी इडियोपैथिक रीजंस या कोई भी जो प्राइमरी कॉजेज हैं उनके कारण जो ट्रेमर्स हो रहे हैं, तो उन केसेस में इसेंशियल ट्रेमर्स के केस में हम प्राइमिडोन दे रहे हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, अब हाइपर सेंसिटिविटी या पॉरफायरिया जो कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें पॉरफायरिन जो कि एक हीम का ही मेटाबोलाइट समझ लो, उसके केस वो ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, तो पॉरफायरिया के केस में हम नहीं देते, हाइपर सेंसिटिविटी के केस में भी नहीं देंगे। सेम फिनोबार्बिटोन की तरह प्राइमिडोन है। मेन चीज़ क्या थी कि एसेंशियल ट्रेमर्स एक ऐड किया। एसेंशियल ट्रेमर मतलब कोई भी इडियोपैथिक रीजंस के कारण जब किसी को ट्रेमर्स हो रहे हैं बार बार, तो उन केसेस पे। फिर लास्ट वन, डायजेपैम, ये भी एक गाबा इनहिबिटर है, ठीक है, बेंजोडाइजेपीन, जो इसके अंडर ही हम इसको पढ़ते हैं। इंडिकेशन सेम, स्टेटस एपिलेप्टिकस, फेब्राइल सीजर्स, एंग्जाइटी एंड मसल स्पाज्म। यहाँ पर एक चीज ऐड हुई है, इंपॉर्टेंट थिंग, फेब्राइल सीजर। अगर MCQ में आया विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इज यूज्ड इन केस ऑफ फेब्राइल सीजर, देन द आंसर इज डायजेपैम। फेब्राइल सीजर्स कौन से होते हैं? वो सीजर, ये टाइप ऑफ सीजर्स मोस्टली चिल्ड्रन के केस में होते हैं, जब उनको फीवर हो और ये वाला जो सीजर्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, दी सीजर्स गॉट ट्रिगर्ड, उनको कहते हैं फेब्राइल सीजर्स। फेब्राइल का मतलब ही होता है हाई टेम्परेचर, सो हाई फीवर के कारण सीजर्स जब ट्रिगर हो तो उनके केस में हम डायजेपैम देते हैं, याद रखना। कॉन्ट्राइंडिकेशंस अगेन सेम है, यहाँ पर मायस्थीनिया ग्रेविस वो तो कॉन्ट्राइंडिकेशन है ही, क्यों? क्योंकि मायस्थीनिया ग्रेविस में ऑलरेडी जो हमारे तुम्हें पता ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हमारी इम्यून बॉडीज, ऑटो इम्यून बॉडीज जो है वो उनको अटैक करती है, तो ऑलरेडी मसल वीकनेस हुई पड़ी है, ऑलरेडी वो हमारी मसल मतलब पैरालाइज या वीक सी है, ऊपर से हम ये दे ही जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बंद करी जा रहे हैं, तो जो थोड़ा बहुत सिग्नल्स उनको मिलना था मसल को काम करने के लिए वो भी नहीं मिलेगा, तो कंडीशन सीवियर हो जाएगी, पर्सन परमानेंट पैरालिसिस में जा सकता है। अगेन स्लीप एपनिया एंड ग्लूकोमा, क्यों? क्योंकि डायजेपैम जो है इंट्राओक्यूलर प्रेशर इंक्रीज कर देता है, तो ग्लूकोमा के केस में, ग्लूकोमा तो होता ही तब है जब किसी का IOP इंक्रीज हो जाए, तो किसी को पहले ही ग्लूकोमा है, ऊपर से हम डायजेपैम दे रहे हैं जो कि IOP इंक्रीज कर देगा, तो फिर ग्लूकोमा की कंडीशन वर्सन हो जाएगी। एडवर्स इफेक्ट क्या है इसका? द फर्स्ट वन इज द सिडेशन कॉज कर देगा, वही CNS डिप्रेशन के कारण रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, वही सेम चीज़ें हैं। यूजेस, फर्स्ट लाइन फॉर एक्यूट सीजर कंट्रोल। कौन सा है एक्यूट सीजर कंट्रोल? मतलब स्टेटस एपिलेप्टिकस। अगर किसी को स्टेटस एपिलेप्टिकस है तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा यूज हो रहा है? डायजेपैम। अगर किसी को फेब्राइल सीजर है तो फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा है? डायजेपैम। क्लियर? तो यहाँ से अब थोड़ा सा तुम रिवाइज कर लो, ये पता क्या है, क्योंकि तुम्हें इंडिकेशंस भूले ना, जो कॉमन इंडिकेशन है, फॉर एग्जांपल किसमें टोनिक क्लोनिक फोकल सीजर्स हैं और किसमें एब्सेंट सीजर में वो नहीं दे रहे, ऐसे करके तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे फेनिटोइन है, वो टोनिक क्लोनिक फोकल सीजर्स के केस में देते हैं बट एब्सेंट सीजर के केस में नहीं दे रहे। स्टेटस एपिलेप्टिकस सेरिबेलर साइड इफेक्ट्स के केस में भी दे रहे हैं, सेम ये नो एब्सेंट सीजर्स में नहीं दे रहे, पर वेलप्रोएट वो एब्सेंट सीजर में भी दे रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया था ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला, बट वो हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है। फिनोबार्बिटोन ये मैंने कहा था बच्चों के केस में देते हैं, यहाँ पर नियोनेटल सीजर्स ऐड कर दो। टोनिक क्लोनिक फोकल के केस में दे रहे हैं बट एब्सेंट सीजर के केस में नहीं देते। सिमिलरली प्राइमिडोन है, ये भी एब्सेंस के केस में नहीं दे रहे, फोकल एंड टोनिक क्लोनिक के केस में दे रहे हैं। यहाँ पर हमने एक चीज ऐड की थी, वो कौन सी थी? जो इसेंशियल ट्रेमर्स है, वहाँ पर ये चीज़ ऐड कर दो। उसके बाद जो डायजेपैम है वो मेन, ये भी टोनिक क्लोनिक के केस में दे रहे हैं, एंड स्टेटस एपिलेप्टिकस जो मेन था उसके केस में दे रहे हैं
एंड एक और मेन चीज कौन सी थी, फेब्राइल सीजर्स, फेब्राइल सीजर, स्टेटस एपिलेप्टिकस जिसको हम एक्यूट सीजर्स भी कहते हैं, एंड टोनिक-क्लोनिक, बट नॉट इन फोकल एंड एब्सेंट सीजर्स। तो यहाँ से जो जो चीजें अभी मैंने पीछे तुम्हें पढ़ाई है उन थोड़े थोड़े पॉइंट्स को, जैसे नियोनेटल सीजर्स, फेब्राइल सीजर्स, स्टेटस एपिलेप्टिकस, उनको यहाँ पर ऐड करो और ये चीज तुम भी बना लो, ठीक है। डोसेज, इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो तुम्हें एज इट इज याद करनी पड़ेगी। फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट्स। तो